हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। वेव ऑप्टिक्स का बच्चे मैंने बताया था कि हाइगन्स का पार्ट पूरा फिनिश कर दिया है हमने। उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट पासिंग थ्रू lenses and prism and the shape of reflected wave fronts through plane mirror and spherical mirrors हमने कर लिया। इसके बाद मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चलने वाला है, सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ चलते हैं। तो जो बच्चे ने आज ही ज्वाइन किया है मैं उनके लिए बता दूं कि बच्चे एक तो मैंने अपने को शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, आज तक 4 अपलोड्स कर देंगे और उसमें बच्चों का ड्रॉप कैसे होते हैं मार्क्स, यानी कि उनके जो मार्क्स हैं वो धड़ाम से क्यों गिर जाते हैं नीट में, उसका मैंने राज फास्ट किया है और वो आप उसमें देखना, ठीक है। तो 4 मैंने आज हो जाएंगे, तो हम ये एक पूरी सीरीज़ रखेंगे बच्चे, आप सब लोग उसको शेयर करिए और उसको देखते रहिए। इसके अलावा बच्चे जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रे ऑप्टिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वेव ऑप्टिक्स की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, और जो स्टूडेंट्स 12th में हैं बच्चे उनको एक सुनहरी मौका ये है कि दे कैन रिवाइज द 11th सिलेबस ऑल्सो। तो 11th के सिलेबस में उनके पास लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी उसकी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उस पर ध्यान करिए। और एज यूजुअल वी आर ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता फॉर प्रोवाइडिंग अस few seconds clip of motivational song। तो आप सब लोग पहले उसको देखिए और मोटिवेशनल सॉन्ग से मोटिवेट हुइए एंड देन वी विल प्रोसीड टू द लेक्चर पार्ट। यस, लेट अस लिसन। ऐ मालिक मेरे, जिंदगी जीना सीख गया तो जीना भूल जाऊंगा। कर विमुख मुझे अंधेरी परछाई से, अपने दो और मुझे तब कर ही दमक पाऊंगा। ऐ मालिक मेरे, जिंदगी जीना सीख गया तो जीना भूल जाऊंगा। हाथ पकड़ा है मेरा तूने, पर ना पकड़ना इतना कसके, ये ढीला ना हो जाए खड़ा पैरों का मिलन जमकर। वेलकम बैक आफ्टर मोटिवेशन। चलिए अब लेक्चर की तरफ चलेंगे। ये सब आपको दिख रहा है, जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं दिखा दूं, ये प्रीवियस उसमें है सब। एक तरह देखो मैंने समझाया अच्छी तरह से, उसको जरूर देखिए बच्चे। अब बच्चे यहाँ से थोड़ा सा 11th का वेव मोशन की तरह से यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप मुझे बताओ कि 11th में कुछ रिकॉल कर लो। एक तो रिकॉल करो, जरा रिकॉल करना 11th का, क्योंकि बच्चे न्यूटन के जो डिसाइपल्स थे या न्यूटन ने जो सारी चीज़ें बताई थी वो मैकेनिकल वेव्स बताई थी, तो हाइगन भी उस समय मैकेनिकल वेव्स ही लेके चल रहा है और उसको जो सेटबैक था वो मीडियम का था, और मीडियम जो है उसने मान लिया कि एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, मासलेस मीडियम कॉल्ड ईथर। और ईथर का मैंने बताया था डिक्शनरी में मीनिंग देखना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और वहाँ पर आएगा स्पेस, तो स्पेस का मतलब ईथर है। तो रिकॉल करो बच्चे, ज़रा याद करना 11th का कि क्या आपको आप प्लेन प्रोग्रेसिव वेव याद आ रहा है? नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे, जिसका 11th थोड़ा सा वीक आ रहा है वेव का, तो वो यहाँ पर थोड़ा समझ में आ जाएगा उसको। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अब प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जिसमें जो एनर्जी है बच्चे वो प्रोपेगेट करती है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यदि मैं आपसे दिखाने की कोशिश करूं, पता नहीं आपको मेरे ख्याल में याद है नहीं, एक बार मैं देख लेता हूं। सपोजिंग बच्चे ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये बच्चे वाई है,
और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव बच्चे किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। और एक बहुत कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना कि एक्चुअली में क्या थे बच्चे, सारे के सारे जो मीडियम के पार्टिकल्स थे ये है ना, ये जब डिस्टर्बेंस नहीं आई है तो ऑल वर एट देयर रेस्पेक्टिव मीन पोजीशंस। और वेव के जाने की वजह से मीडियम पार्टिकल्स आपको पता है डिस्टर्ब हो गए होंगे। तो बच्चे ये मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, ये फोर्थ पार्टिकल है, ये फिफ्थ पार्टिकल है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है। सपोजिंग बच्चे किसी समय फर्स्ट पार्टिकल अपनी मीन पर आ गया है, सेकंड ने बच्चे यहाँ पर पहुँच गया होगा, थर्ड बच्चे यहाँ पर होगा, फोर्थ बच्चे यहाँ पर है, फिफ्थ बच्चे यहाँ पर है, सिक्स्थ यहाँ पर होगा, समझ में आ रहा है, सेवन्थ बच्चे यहाँ पर है, इस तरह से। तो पार्टिकल्स क्या है, मीन पोजीशन से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और दे आर हैंडिंग ओवर द डिस्टर्बेंस टू द एडजॉइनिंग पार्टिकल्स। वेव मोशन करा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। तो सारे के सारे पार्टिकल्स पहले मीन पोजीशंस पे थे, डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ गई मान लीजिए, और डिस्टर्बेंस आने से जो पार्टिकल्स हैं उनमें हरकत हो गई, डिस्टर्बेंस यानी पार्टिकल्स हैव स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, ऐसे ऊपर नीचे आने लगे होंगे। और पहले बच्चे देखो, पहले ये डिस्टर्ब हुआ होगा, उसके थोड़ी देर के बाद सेकंड हुआ होगा, उसके थोड़ी देर के बाद थर्ड हुआ होगा, थोड़ी देर के बाद फोर्थ हुआ होगा। और सपोजिंग दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट। मैंने इसको स्टैचू कर दिया सब पार्टिकल्स को, तो उसका मैंने फोटो खींच लिया है। तो ये फोटो था इनका। तो अब आप जरा बच्चे देखो कि ये पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल एंड फिफ्थ पार्टिकल, देखो बच्चे वेव मोशन में फर्स्ट पार्टिकल और फिफ्थ पार्टिकल दोनों मीन पोजीशन पर हैं और दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं। तो मैंने वेव फ्रंट का कंसेप्ट बताया था कि पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वही बात यहाँ पर दिख रही है कि फर्स्ट पार्टिकल एंड फिफ्थ पार्टिकल दोनों मीन पोजीशन पर हैं और दोनों नीचे जा रहे हैं, यानी एक साथ वो अपने नेगेटिव पीक लेंगे, फिर एक साथ अपने पॉजिटिव पीक लेंगे। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ ये सेम फेज में है और इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है, अब ये आप भूल गए होंगे, मैं एक बार याद दिला देता हूँ। तो जो पाथ डिफरेंस है इसको मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर दूं, तो दिस इज लैम्डा। और एक चीज़ और समझ में आएगा कि फर्स्ट पार्टिकल ने एक्चुअली में बच्चे ये ऐसे गया होगा, फिर ऐसे आया होगा, फिर ऐसे आया होगा, फिर ऐसे आया होगा, तब जाकर फिफ्थ स्टार्ट हुआ है। तो इनके बीच में बच्चे एक फेज डिफरेंस होता है। बस काम खत्म, चैप्टर हजम, काम खत्म, चैप्टर वेव ऑप्टिक्स हजम कर लिया आपने। तो फेज डिफरेंस उस समय कितना होगा, 2 पाई। और चलो एक साथ एक काम और कर देते हैं, इसका टाइम का डिफरेंस और लिख देते हैं, तो फिर तो आपका पूरा ख़त्म ही हो गया, ये तो डकार भी नहीं लोगे आप। तो टाइम डिफरेंस है कैपिटल टी इज़ द टाइम पीरियड, यानी कि 1/ν। तो अब आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पार्टिकल एंड फिफ्थ पार्टिकल के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, फेज डिफरेंस 2 पाई है, टाइम डिफरेंस कैपिटल टी है, कैपिटल टी इज़ द टाइम पीरियड। तो आगे वाले पार्टिकल हमेशा पीछे वाले से लेट शुरू होते हैं, ध्यान रखना। तो देयर इज अ सक्सेसिव फेज डिफरेंस, यानी एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा बिटवीन सक्सेसिव मीडियम पार्टिकल्स। तो ये आपको बच्चे बस ध्यान रखना है, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये मैं लिख देता हूँ दोबारा से, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, है नहीं। तो पाथ डिफरेंस बच्चे इसको मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहा हूँ और फेज डिफरेंस को मैं डेल्टा फाई से डिनोट कर दूँ चाहे। तो बच्चे ये यदि आपके पास लैम्डा है तो ये बच्चे आपके पास 2 पाई है, बस काम खत्म। और प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है कि यहाँ से कोई भी x डिस्टेंस पर, यहाँ से कोई भी x डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है बच्चे, ये पार्टिकल वो मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यदि पॉजिटिव x की तरफ है तो इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ऑलमोस्ट मैंने वेव का 11th के वेव का थोड़ा समझा दिया। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव along
पॉजिटिव एक्स एक्सिस थोड़ा बच्चे अपलोड होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ जब हम आए हैं तो अभी वाईफाई नहीं लग पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा एक एक दिन लग रहा है उसको, पता नहीं क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया है। बड़ा सब कंपनियां पैसे ले लेती हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करती हैं, पैसे तो दे चुके हैं। चलो ओके, बेयर विद अस फॉर फ्यू डेज। 2 दिन में अपलोड हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो बच्चे ये होता है y इज इक्वल टू a इज द एम्पलीट्यूड, यहाँ पर ये a एम्पलीट्यूड है, a साइन ओमेगा t याद है माइनस के एक्स, और ओमेगा जो है बच्चे वो सबको याद है 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू, और बच्चे के जो है प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये जो है आपके पास के एक्स हो गया, ठीक है। और ये बच्ची किधर की तरफ जा रही है, प्लस एक्स की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। यदि माइनस एक्स की तरफ प्रोपेगेट कर रही है तो यहाँ पर हम प्लस एक्स ले लेंगे बच्चे, वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है। और वहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब ये हाइगन को तो नहीं पता था, यहाँ तो उसने सिंपल मैकेनिकल वेव्स का एम्पलीट्यूड ए मान लिया है। असली में आपको हमने बताया था, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्चुअली में इंटरेक्ट करती हैं विद मैटर। तो मैटर में ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगाते हैं, लेकिन सबको याद है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, यानी एफ ई अपॉन एफ बी याद है, एफ ई अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन वी वन वी टू, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, मैं लाइट मोड में ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सारे तोड़ फोड़ वही करता है, यानी ऑल द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय लाइट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करते हैं तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो मैं लाइट मोड में ये बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारा तोड़फोड़ करता है और मैग्नेटिक फील्ड बड़ा नरम स्वभाव का है। इलेक्ट्रिक फील्ड गर्म है और मैग्नेटिक फील्ड नरम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने मार दिया, एक चाटा लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड कहता है अरे कोई बात नहीं, भाई को गुस्सा आता है नहीं, वो कुछ काटता चलता है। तो ऑल द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय लाइट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो यहाँ पर तो बच्चे ये हो गया। तो ए जो है मैं लिख देता हूँ एक बार। तो ए यहाँ पर ए जो एम्पलीट्यूड है इसको आप मान के चलना एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा हुआ है, एक्चुअली में वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है नहीं, पहले वेव ऑप्टिक्स आई थी, सबसे बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने जो पढ़ा है बच्चे वो एक्चुअली में ई नॉट है ना, कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये मान के चलो हमें नहीं पता है। दूसरी चीज़ बच्चे आपको एक और 11th में पता थी कि इंटेंसिटी ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव की मैं बात कर रहा हूं अभी, इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव, इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव वो था, यदि याद हो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर रो वी। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर
न्यू स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। तो आपको तो बस यहाँ पर ये याद रखना है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ बच्चे आपने और पढ़ी थी 11th में, वो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको याद है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि यदि आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स मिलती हैं तो बच्चे द रिजल्टेंट जो वेव की शेप है दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल शेप्स। और जब मिल के क्रॉस कर जाती हैं तो वो अपनी इंडिविजुअल शेप को रिटेन रखती हैं। तो मतलब वेव जो हैं ट्रू स्टूडेंट्स की तरह से बिहेव करती हैं। जब दो स्टूडेंट्स मिलते हैं तो बच्चे नेचर के हिसाब से यदि दोनों का केमिस्ट्री मिलती है, एक दूसरे से इनकी रैपो अच्छी है, दोनों आपस में सिंक में हैं, दोनों का एक जैसी नेचर है, तो क्या शोर शराबा करते हैं। लेकिन मिलने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो फिर वो उसी में नहीं खोए रहते हैं, यानी दे विल बी नाउ ग्लू टू देयर स्टडीज़। यानी कि हाँ भाई क्या हुआ था, बहुत मज़ा आया था, अरे ये था, अरे वो था, ये कुछ नहीं। जब मिलते हैं तभी ऐसी बातचीत चलती है। उसके बाद दे विल रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी, यानी जो उनका अपना इंडिविजुअल एटीट्यूड है उसको मेंटेन रखते हैं। यदि दो अपोजिट नेचर के, एक पढ़ाकू है एक खिलाड़ी है, अब भैया वो बात ही नहीं करेंगे। आप पढ़ाकू खिलाड़ी से पूछेगा कि बता जरा साइन C + sin t का फॉर्मूला, और पढ़ना, और खिलाड़ी जो है वो क्या बता जरा तेंदुलकर ने 100वीं सेंचुरी कहाँ मारी थी। दोनों बात ही नहीं करेंगे, दे विल बी पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ये सारी बातें होती हैं जब दो वेव्स मिलती हैं। मिलने के बाद दे विल रिटेन देयर इंडिविजुअल शेप्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको याद है। तो वो था कि आपके पास एक वेव ये है, एक वेव बच्चे ये है। जब ये मिलती हैं तो बच्चे ऐसा हो जाएगा, ये देखो, द शेप विल बी क्वाइट डिफरेंट, ऐसे। और मिलने के बाद है नहीं, मिलने के बाद ये वेव इधर चली गई और ये वेव इधर चली गई, शेप सेम है। यानी इसका बच्चे डिस्प्लेसमेंट सपोजिंग y1 है, इसका सपोजिंग डिस्प्लेसमेंट y2 है। तो मिलते समय इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बच्चे yr है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है, मैं लिख दूं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखो एक मिनट मैं कितना अच्छा समझा रहा हूं। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो बच्चे वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। और यदि आपके पास वेव फॉर्म्स की बात कर रहा है तो रिजल्टेंट वेव फॉर्म इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वेव फॉर्म्स। ये वेव फॉर्म्स हैं, ये बच्चे वेक्टर सम हैं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम वेव फॉर्म्स में साइन और कॉस का फंक्शन होता है तो ऐसे तो ना ऐड कर दोगे, तो उनको आप सीधा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे या फिर फेजर डायग्राम लगाओगे, सबने इसी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। resultant displacement is vector sum of their individual displacement, या resultant waveform is the algebraic sum of individual waveforms। ये स्पेशल चीज ध्यान रखना, असर्शन डिवीजन में फंस जाओगे आप, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। इसके बाद फिर बच्चे जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उससे हमारे पास कुछ फिनोमेनन आते थे, याद है 11th में जो पढ़े हैं आपने। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपके पास 11th में जो पढ़े थे आपने, एक पढ़ा था बच्चे स्टेशनरी वेव, यानी एनर्जी वाज कन्फाइंड। दूसरा आपने पढ़ा था बीट फिनोमेनन, यानी देयर विल बी ऑल्टरनेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। और एक बच्चे थर्ड, ये आपने
कम पढ़ा होगा, ये है बच्चे आपका इंटरफेरेंस फिनोमेनन। इंटरफेरेंस फिनोमेनन, तो यहाँ पर 12th में इंटरफेरेंस फिनोमेनन हम पढ़ने वाले हैं। 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम इंटरफेरेंस फिनोमेनन इस साल यहाँ पर है, जो मैकेनिकल वेव्स में चलता है वैसे ही आपका लाइट वेव्स में भी चलेगा। चलो आगे चलते हैं। अब इंटरफेरेंस फिनोमेनन को मैकेनिकल के हिसाब से पढ़ें तो हम समझा सकते हैं। देखो, इंटरफेरेंस फिनोमेनन, इंटरफेरेंस फिनोमेनन पढ़ते हैं। पहले आप इसको चलो मैकेनिकल वेव्स में देखते हैं। मैकेनिकल वेव्स में देखने के लिए हमारे पास सपोजिंग एक वेव है, सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है, ये देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स होगा। पॉइंट सोर्स को क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया। ये बड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्चुअली में एक टैंक ले लेना, उसके बॉटम पर वाइट पेंट कर देना और उसमें पानी भरना, और पानी भरने के बाद एक बच्चे वाइब्रेटर ले लेना। वाइब्रेटर लेने से क्या है, पानी में रिपल्स पैदा करना। रिपल्स पैदा हो गई, उसके बाद वो हो गया आपके पास प्लेन वेव फ्रंट, और उसमें कार्डबोर्ड डाल देना। कार्डबोर्ड में एक होल कर देना, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सपोजिंग यहाँ पर आपके पास वेव फ्रंट आ रहा है, ये आ रहा वेव फ्रंट, ये देखिए आपके पास ये वेव फ्रंट है ऐसे, इस तरह से। ये बच्चे एक पॉइंट सोर्स हो गया, और ये बच्चे इसका हमने ठीक है, ये पॉइंट सोर्स हो गया। अब यहाँ से बच्चे आपको पता है कि जो प्लेन वेव फ्रंट है, जब सर्कल एक पॉइंट से पास होगा तो ये एक्चुअली में 3D में स्फेरिकल होगी, लेकिन पानी की सरफेस पर सर्कुलर होगी। तो मैं यहाँ पर सर्कुलर वेव फ्रंट दिखा देता हूँ, दिखाऊं? चलिए सर्कुलर वेव फ्रंट बना लेते हैं। तो सपोजिंग यहाँ पर ट्रफ है, तो यहाँ से माना क्रेस्ट आ रहा है। ये सॉलिड लाइन जो है वो क्या है, सॉलिड लाइन बच्चे हम दिखा रहे हैं क्रेस्ट, और डॉटेड लाइन क्या है, ये है बच्चे ट्रफ। टॉपिक थोड़ा दमदार है, जरा ध्यान से पढ़ लो। तो अब चलो बच्चे यहाँ से हमारे पास आ गए क्रेस्ट। चलो ये हो गया क्रेस्ट। उसके बाद बच्चे आ गया ट्रफ। ट्रफ को मैं चलो इससे दिखा देता हूँ। और आपको पता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये λ/2। अब बच्चे एक कार्डबोर्ड मैंने और ले लिया यहाँ पर, ये देखो, इस कार्डबोर्ड में मैंने 2 होल्स कर लिए। एक तो ये हो गया आपके पास पॉइंट सोर्स। अब ये बच्चे 2 और पॉइंट सोर्स बन गए। एक सोर्स बन गया S1 और एक सोर्स बन गया ये S2। अब मैंने क्या किया, एक्चुअली बताओ क्या किया मैंने, जो इस वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट था, ये जो वेव फ्रंट था, इसी वेव फ्रंट को मैंने डिवाइड कर दिया। तो आपने 2 जो सोर्सेज हैं S1 S2, ये अलग से नहीं बने, ये वेव फ्रंट को डिवाइड करके बना, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से बना है। अब मुझे बताओ कि दोनों सोर्सेज जो S1 S2 हैं, ये जो वेव्स निकालेंगे बच्चे, वही वेव्स निकालेंगे जो ये ओरिजिनल वेव जा रही है उसी वेवलेंथ की। और सपोजिंग ये डिस्टेंस SS1 और SS2 आपके पास बराबर है, तो जो आपके पास वेव जिस फेज में यहाँ पहुँचेगी उसी फेज में यहाँ पहुँचेगी। तो यहाँ ट्रफ पहुँच रहा है तो यहाँ भी ट्रफ पहुँच रहा है, तो इसका मतलब एक जैसे वेव्स निकालेंगे। सपोजिंग इसने अब क्रेस्ट निकाला, तो बच्चे ये भी क्रेस्ट निकालेगा। उसके बाद बच्चे ट्रफ निकाला, दिख रहा है, तो ये भी ट्रफ।
उसके बाद बच्चे फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, ऐसे होता जा रहा है। तो आपके पास बच्चे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जरा ध्यान से देखना, जहां पर ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये देखो यहाँ, ये देखो। तो जो मैंने ग्रीन डॉट्स दिखाए हैं ये बच्चे वो पॉइंट्स हैं जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ आपस में मिल रहे हैं। तो जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट एंड ट्रफ ट्रफ मिलते हैं, देखो जरा, क्रेस्ट एक वेव की और दूसरे वेव की भी क्रेस्ट, या एक वेव का ट्रफ और दूसरे का भी ट्रफ जब मिलेगा तो बच्चे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा बोलो, द रिजल्टेंट विल बी कितना ज़्यादा हो जाएगा, देखो A1 प्लस A2 हो जाएगा नहीं। तो जब क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ मिलते हैं तो बच्चे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा A, जहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन डॉट दिखाए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चे वेव्स क्या कर रहे हैं, द वेव्स आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर। वेव मोशन भी 11th का हो जाएगा तैयार, रीइंफोर्सिंग, द वेव्स आर रीइंफोर्सिंग, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो रीइंफोर्सिंग ऑफ द वेव्स, एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर जो रिजल्टेंट जो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा, यदि एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और ये फर्स्ट वेव का, दूसरे का बच्चे A2 है, ये आपके पास एम्पलीट्यूड हो गए। मैं दिखाने की कोशिश करूं, वैसे तो ध्यान रखना है कि CBSE के अंदर तो A1 A2 बराबर है। पहले बच्चे A1 A2 अलग अलग आते थे तो न्यूमेरिकल्स अलग बनते थे, मैं A1 A2 अलग अलग लेके भी करूँगा और सेम लेके भी कर सकता हूँ। चलो A1 A2 अभी दोनों का सेम ले लो, चलो ऐसा कर लेते हैं, A1 और A2 दोनों का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, सेम ही ले लेते हैं पहले, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। तो बच्चे जो रिजल्टेंट आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये रिजल्टेंट जो आ रहा है आपका, तो A कंस्ट्रक्टिव में बच्चे मैक्सिमम जो आएगा दैट विल बी, बोलो A प्लस A, दैट इज 2A आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि पहले जो वेव थी, जो आपके पास पहले वेव की जो इंटेंसिटी थी बच्चे, वो प्रोपोर्शनल टू A², यानी कि मैं इसको समथिंग कांस्टेंट K इंटू A², K प्रोपोगेशन कांस्टेंट नहीं है, एंड दूसरे वेव की जो इंटेंसिटी है वो भी बच्चे A² के प्रोपोर्शनल है, दैट इज K इंटू A²। तो बच्चे बताओ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हुई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल A², दैट इज कितना आ रहा है बच्चे बोलो, 4KA²। और जबकि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये K² है, दूसरी भी K² है, तो रिजल्टेंट आनी चाहिए 2K², आगे चले ये 4K²। ये क्या हुआ भैया, यानी दो वेव्स इंटरफियर कर रही हैं, दोनों वेव्स का वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस फिक्स है, इनिशियल फेज डिफरेंस फिक्स है, तो वो कभी उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो A² प्लस A², उनके इंडिविजुअल इंटेंसिटीज़ के सम से ज़्यादा है।
या कुछ पॉइंट्स बच्चे देखो ऐसे हैं, जरा देखो एक बार कुछ पॉइंट्स बच्चे देखो ये हैं, ये देखो जरा, इसको ऐसे करते हैं, लाल से डिनोट करते हैं, ये यहाँ देखो, ये बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ये जो आपके पास लाल लाल दिखा रहा हूं मैं, जहां पर ये रेड डॉट्स हैं, वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर बच्चे देखो डॉटेड लाइन एंड सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन, यानी क्रेस्ट ट्रफ। ये देखो क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, ट्रफ क्रेस्ट ऐसे मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर एक वेव के क्रेस्ट और दूसरे वेव के ट्रफ आपस में मिल रही हैं। इसका मतलब वो क्या करेंगे, एक ऊपर लेके जा रहा है मीडियम पार्टिकल्स को, एक नीचे लेके जा रहा है, ये दोनों बराबर है एम्पलीट्यूड, तो बच्चे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, साइलेंस। एक खिलाड़ी एक पढ़ाकू, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बात आपस में करेंगे नहीं, एक जैसे लोगों से बात होती है। आया समझ में? नहीं। तो ये जो पॉइंट्स हैं बच्चे लाल वाले, यहाँ पर वेव्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल करने की कोशिश कर रही हैं, कैंसिलेशन इज देयर। ग्रीन वाले पे क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ रीइंफोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, एक जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इन पॉइंट्स को जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उनको बच्चे एंटी नोडल पॉइंट्स कहते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको एंटी नोडल पॉइंट्स कहते हैं, याद रखना। तो ये इस बहाने मैंने आपको 11th का भी करा दिया, एंटी नोडल पॉइंट्स मैकेनिकल वेव्स में। ये जो आपके पास डॉट हैं जहां पर बच्चे कैंसिलेशन हो रहा है, इनको बच्चे नोडल पॉइंट्स कहते हैं, इनको कहते हैं नोडल पॉइंट्स। नेक्स्ट उसमें शीट पे दिखाता हूं आपको, तो चलो नेक्स्ट शीट पे दिखा दूं एक बार, कि जहां पर मैंने डॉट्स दिखाए हैं लाल वाले, ये आपके हैं वो पॉइंट्स जहां पर ऐसा हो रहा होगा, एक वेव ये है और दूसरी वेव बच्चे ऐसे होगी, और रिजल्टेंट बच्चे एम्पलीट्यूड 0 होगा, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यदि A1 A2 बराबर है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 0। एंड बच्चे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। शॉक्ड है या नहीं? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर पॉइंट्स पर एक वेव की इंटेंसिटी a स्क्वायर है, दूसरे की ka स्क्वायर है, दूसरे की k स्क्वायर है, तो सब जगह 2ka स्क्वायर होनी चाहिए। तो हो क्या रहा है, कहीं पर तो 4ka स्क्वायर आ रहा है यानी 2ka स्क्वायर से ज़्यादा है, कहीं पर 0 आ रहा है यानी 2ka स्क्वायर से कम। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो जब दो वेव्स आती हैं और इंटरफेरेंस फिनोमेनन होता है तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। यही मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आपके पास यहां पर क्या कर रहे हैं, वेव्स आर कैंसिलेशन। और ये जो पॉइंट्स है जहां पर ऐसा हो रहा है इसको कहते हैं, जो लाल डॉट्स हैं वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इनको हमने वहाँ लिखा दिया, ये नोडल पॉइंट्स हैं। आगे आपको समझ में ये और ये चीज़ें। अब ये जो लाइन है बच्चे देखो, ये लाइन देख लो, ये ग्रीन से मैं डिनोट कर दूँ, ये लाइन पूरी, ये लाइन बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहा है डायग्राम।
और ये लाल से ये जो लाइन आ रही है इनको कहते हैं एंटी नोडल लाइन, इसको कहते हैं एंटी नोडल लाइन। एंटी नोडल लाइन, एंटी नोड्स का मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और बच्चे लाल वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली तो ये जो आपके पास है इसको कहते हैं नोडल लाइन। तो ये फ़ायदा है बच्चे यहाँ पर वीडियो में देखने में कि क्लास में इतना ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं कराने वाला। यहाँ पर बहुत आराम से आप बार बार उसको रिवाइज करके देख सकते हो, स्लो कर करके देखिए, बिकॉज नीट है, कंपटीशन है, उसमें बहुत अंदर से चीज़ें पूछता है। और वेव ऑप्टिक्स वो उसी टॉपिक में से एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर अंदर तक घुस घुस के आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट, मेरे साथ आप कनेक्टेड हैं तो एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। तो आई गॉड सर मीन्स मेकिंग फिजिक्स ईजी। चलिए, तो ये हो गया बच्चे नोडल लाइन, ये वाला, ये हो गया एंटी नोडल लाइन, ये नोडल लाइन। अब जरा सोचो बच्चे, यदि यहाँ पर ये लाइट होती, यदि यहाँ पर ये लाइट होती तो बच्चे लाइट की वजह से ये जो पॉइंट है ये कैसे होंगे, ग्रीन वाले पॉइंट्स, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट की होगी। ये पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर डार्क है। यदि मैं यहाँ स्क्रीन ले लूँ, यहाँ पर एक मैं स्क्रीन ले लूँ तो वहाँ पर आपके पास सेंटर पर बच्चे ब्राइट पैच, फिर उसके बाद डार्क पैच, फिर ब्राइट पैच, फिर ऐसे आपके पास ऑल्टरनेट डार्क पैच ब्राइट पैच आएंगे। तो ये आपके पास लाइट के अंदर हो जाएगा। तो ये तो मैंने मैकेनिकल वेज दिखाया। तो जब आपने एक ट्रफ ले लिया, मतलब एक पानी का एक ट्रे ले लिया, एक टैंक ले लिया, उसमें नीचे वाइट बोर्ड है, उसमें पानी में आपने वाइब्रेटर से पानी में रिपल्स पैदा कर दी, और इस तरह से एक पहले कार्डबोर्ड यहाँ पर डाला, फिर एक और कार्डबोर्ड में 2 होल्स कर लिए। तो आप देखना कि पानी की सरफेस पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड या डिप्रेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड या डिप्रेस्ड होंगे ऐसे, या कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर बिल्कुल पानी शांत होगा। जहां पानी शांत है इसका मतलब वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जहां पानी बहुत उछल कूद मचा रहा है वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। आया बच्चे आपको इंटरफेरेंस क्या है? अभी डेफिनेशन नहीं लिखी है मैंने, अब मैं लिखता हूं डेफिनेशन। तो इंटरफेरेंस फिनोमेनन क्या हुआ बच्चे, यहां लिख देता हूं। तो इंटरफेरेंस क्या है बच्चे? इट इज फिनोमेनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। देखा, यदि कहीं यूनिफॉर्म हो गया तो इंटरफेरेंस नहीं है। इट इज फिनोमेनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन phenomenon of non-uniform redistribution of energy due to superposition of waves emitted from 2 coherent sources। ठीक है, तो इट इज फिनोमेनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एमिटेड फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज। अब नई चीज बच्चे एक और आ गया जुमला, ये एक और नया जुमला छोड़ा मैंने, कोहेरेंट सोर्सेज। ये क्या कोहेरेंट सोर्सेज हैं भाई? तो कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब 2 सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं। द सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज उनको कहते हैं जो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की वेव्स निकालते हैं, और उनके बीच में हमेशा जहाँ पर वो मिलते हैं बच्चे उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस फिक्स होना चाहिए।
दो लोग बच्चे किसी एक जगह पे मिल रहे हैं, फ्रेंडली मिल रहे हैं, वही दो लोग किसी दूसरी जगह पे मिल रहे हैं तो गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दे आर एट द ड्रैगन्स ड्रॉन, माने तलवारें खिंच गई हैं, जबकि हैं दो ही वही लोग। तो अलग अलग जगह का एनवायरनमेंट का असर है, यानी किसी जगह पर दो वेव सेम फेज में मिल सकती हैं तो वही दो वेव किसी दूसरी जगह पर वो आउट ऑफ फेज मिल सकती हैं। ये है फिनोमिनन इंटरफेरेंस। तो कभी फ्रेंड, कभी फो, कभी मित्र, कभी शत्रु, ऐसा हो रहा है दो वेव्स के बीच में। गजब है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, जगह जगह बात है। तो सोर्सेज एमिट waves of same wavelength and have या तो जीरो है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फ्लक्चुएटिंग फेज डिफरेंस ना हो। दो सोर्सेज जो एमिट कर रहे हैं वेव्स, वो आपस में जो फेज डिफरेंस है वो बच्चे फ्लक्चुएटिंग ना हो। फ्लक्चुएटिंग है फिर तो उनका रिजल्टेंट बेकार हो जाएगा, मतलब उनका फिर मैं बताऊँ इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो सोर्सेज मस्ट एमिट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड हैव जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इनको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ, ये है बच्चे क्या, डेफिनेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, डेफिनेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। इस पर क्वेश्चन आते हैं। द कोहेरेंट सोर्सेज आर, तो फोर्थ 4 ऑप्शंस होंगे उसमें आप देख लेना। तो फर्स्ट में सेम वेवलेंथ, दूसरे में सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, तीसरे में हैविंग कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस, एंड फोर्थ में ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा इंटरफेरेंस का समझाया। आ गया बच्चे, इंटरफेरेंस समझ में आया थोड़ा सा? चलो मैंने रिकॉल भी करा दिया। अब इसके आगे बच्चे हम इंटरफेरेंस में इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है? तो एक बार इसका मैथमेटिक्स कर लो, मैं बहुत सिंपल तरीके से करा दूंगा। देखो ज़रा एक बार इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, हमारे मेथड से हो सकता है बच्चे अब पूरे इंडिया में इसी मेथड को यूज़ करें। अभी तक तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट मेथड लगा देते हैं, जबकि वो सिंपल मेथड से हो सकता है। देखो ज़रा, सपोजिंग हमारे पास 2 सोर्स हैं, एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है S2। ये वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ये लो, ये यहाँ पर मिल रही हैं P पॉइंट पर। इसका एम्पलीट्यूड बच्चे A है, इसका भी एम्पलीट्यूड A है, और P पॉइंट पर S1 की वजह से जो P पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, ऑसिलेट करेगा, और S2 की वजह से भी ऑसिलेट करेगा। दोनों वेव जब जा रही है तो दोनों बच्चे पहले S1 P को डिस्टर्ब कर रहा है, फिर S2 P को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट ऑफ P ड्यू टू S1 वेव, तो P पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लीजिए A साइन ओमेगा टी, है तो प्रोग्रेसिव लेकिन ओमेगा टी लिख रहा हूँ मैं, एंड ड्यू टू S2, अब आपने वेव AC चैप्टर पढ़ा है, तो ये हो गया बच्चे A साइन, मान लीजिए ओमेगा टी प्लस फाई मान लिया। तो फाई क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। अब बच्चे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो एक बच्चे आपके पास ये है, अब मैथमेटिकली जो लोग करते हैं वो ये करते हैं, A साइन ओमेगा टी प्लस A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसको सॉल्व करेंगे।
लंबा चौड़ा करते हैं, चलो करके दिखाएं आपको, जैसे लोग सब कर रहे हैं। लो मैं भी वैसे करा के दिखाऊं। ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे कर रहे हैं ना सब। देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू ए, देखो बच्चे, साइन ए कॉस बी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी कॉमन 1 प्लस कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। सही है। देखो बच्चे, साइन ओमेगा टी वो ले लिया मैंने और इसको ले लिया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बच्चे आपको क्या लग रहा है, इसमें मैंने, देखो अब ये बच्चे हम इसको ऐसे कर दें, यदि इसको मान लें ए ब्रैकेट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में लिख दूं, तो बच्चे ओमेगा टी को तो मैंने ए ले लिया और इसको बच्चे पूरे को मैंने कॉस बी मान लिया। सही है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो आगे पेज पर चलते हैं। तो मैं इसको दूसरे पेज पर ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज पर। ये न्यू पेज आ गया। तो अब ऐसा करते हैं, लेट ए, इसको अंदर ले लेते हैं, तो लेट ए कॉस बी को मान लिया आपने ए प्लस ए कॉस फाइव, ठीक है, एंड ए साइन बी को मान लिया आपने क्या, ए साइन बी को मान लिया ए साइन फाइव। अब बच्चे इसका स्क्वायरिंग एडिंग करो, ये 1 और ये 2, इसको पहले तो आप डिवाइड कर लो, तो स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो क्या आ गया बच्चे, बोलो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो बच्चे वही आ रहा है जो आपका पैरेललोग्राम करते थे, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब जरा देखो क्या हुआ, तो ये बच्चे हो गया 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाइव, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज 1 प्लस कॉस फाइव। समझ में आ रहा है बच्चे? नहीं? तो ये क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर आ गया। अब इसका बच्चे ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो बच्चे, ए स्क्वायर ए अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस फाइव
इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस फाई। सबको याद है कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको यूज कर लेते हैं। तो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया। तो कितना आ रहा है बच्चे? ए अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। कितना आ रहा है बच्चे? 2a इंटू कॉस। इतना ज़्यादा करने के बाद आंसर आया है बच्चे। इससे जो है फिजिक्स को टफ बना दिया गया है। तो इसका बच्चे हमारे पास एक शॉर्ट तरीका भी होगा। तो पहले बात तो समझ में आ गया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही आ गया। और दूसरा बच्चे आपके पास जब इसको हमने रखा वहां पर तो क्या बना? पीछे चलो। जब आपने इसको रख लिया तो ये क्या बन जाएगा? इसको हमने इससे कंपेयर कर लिया तो ये बन जाएगा ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस विल बी समथिंग साइन ऑफ ए प्लस बी। ए को क्या माना है? ओमेगा टी। बी को कुछ मान लेंगे प्लस कुछ फाइन बी मान लो। तो इसका जो रिजल्टेंट आ गया दिस विल बी ए साइन, यानी ए प्लस बी हो गया ना ये। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरा। ओके 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 ओके। प्रॉब्लम ये है बच्चे, ये भी मैंने ए मान लिया और ये भी ए और बी मान लिया। ओके, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ और मान लेते हैं, इसको ए डैश मान लेते हैं, है नहीं? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ए डैश मान लेते हैं। ए डैश ए डैश ए डैश, क्योंकि ए बी वही मान लिया, ये ए डैश है। चलो ए डैश ही आ गया। तो ए डैश एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट हो गया ए डैश दिस, ए डैश साइन। अब एंगल ए तो है बच्चे ओमेगा टी प्लस बी मान लेते हैं। तो बी को आप मान लेते हैं चाहे इनिशियल फेज। तो ए डैश इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज फाई नॉट ऐसे मान सकते हैं। तो यहां तक आपने देखा इसका। तो ये बच्चे सारे लोग ऐसे करने वाले हैं, इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको कराऊंगा। तो पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं इसका एक छोटा तरीका बिल्कुल 2 लाइन का कराऊंगा। उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तो बी कनेक्टेड, और बच्चे आप शेयर करिए सब अपने फ्रेंड्स को, ठीक है? सब लोग देखिए। आई एंड द मीटिंग नाउ।